हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस। हमने क्लास 9 रिवीजन 2023-24 फाइनल एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया है और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जो भी हमारे सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली फाइनल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका हमने लास्ट टाइम पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था लुई 16 जैसे ही पावर में आते हैं वहाँ पे इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी और ऐसे में उनका 13 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिकन वाली कॉलोनीज थी उनको सपोर्ट करना अगेंस्ट द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, उसने जो ऑलरेडी यहाँ पे डेप्थ था फ्रांस के ऊपर उसको और इंक्रीज कर दिया था। कितना इंक्रीज कर दिया था? यस, बिल्कुल करेक्ट, 2 बिलियन लिवरे टू 3 बिलियन लिवरे। अब बच्चे आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सेशन सिस्टम, वो इसी से रिलेटेड है। अब किसी भी स्टेट या इकोनॉमी में स्टेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज स्टेट ये अलाउ करता है अगर वो टैक्सेशन को ज्यादा इंक्रीज कर देगा तो उसके पास ज्यादा इनकम आएगी, बिकॉज टैक्सेशन इज अ सोर्स ऑफ द इनकम। अब ऐसे में जब आपके पास बहुत ज्यादा डेप्थ है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? टैक्स को इंक्रीज करोगे। लेकिन फ्रांस में ये पॉसिबल नहीं था। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों नहीं पॉसिबल था। इसके आंसर को समझने के लिए हमको फ्रेंच सोसाइटी को समझना होगा बच्चे, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो टैक्सेस थे वो स्टैग्नेंट हो गए थे, मींस उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो ऐसा क्या था फ्रांस सोसाइटी में कि कौन से पर्सन टैक्सेस देते थे, किस टाइप के टैक्सेस थे, और ऐसा क्यों हो रहा था कि स्टेट चाहते हुए भी टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर पा रहा था। चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच सोसाइटी के बारे में देखेंगे। हमने 18 सेंचुरी की बात की थी कि फ्रेंच सोसाइटी 18 सेंचुरीज में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब इनको हम पार्ट्स नहीं कहेंगे, हम स्टेट्स कहेंगे। अब ये जो बच्चे स्टेट्स है यहाँ पे ये कीवर्ड्स आ जाता है, तो अगर कभी भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इन कीवर्ड्स को आप 100% अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी डालेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 18 सेंचुरी मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि 18 सेंचुरी का मतलब है 1701 से 1800 का टाइम पीरियड। सो इस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यानी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी बच्चे। जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होगे, फर्स्ट स्टेट जहाँ पे क्लर्जी पीपल आएंगे। क्लर्जी वो लोग होते हैं जो कि चर्च से रिलेट होंगे। जैसे अगर हम उसको पैरेलल इंडिया में देखें तो वो यहाँ पे होंगे प्रीस्ट, जो यहाँ पे मंदिरों में यहाँ पे पूजा करते हैं। तो क्लर्जी विद रेफरेंस टू दी चर्च। नोबिलिटी, यहाँ पे ये किंग्स होंगे, और किंग्स के साथ ही साथ यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स मेंबर्स होंगे जिनके पास टॉप पोजीशंस होंगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंट पोजीशंस होंगी। और थर्ड स्टेट में 3 टाइप्स के पीपल्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, यानी ये सारे एजुकेटेड हैं। तो आपको ये मैंने आपको बताया था बच्चे यहाँ पे। तो थर्ड स्टेट है उसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है वो एजुकेटेड है, ये सबसे कम पॉपुलेशन है इसकी थर्ड स्टेट में। सेकेंड इज पीजेंट्स एंड आर्टिशंस है। पीजेंट्स जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होगी वो दूसरों के एग्रीकल्चर लैंड पे काम करेंगे, और आर्टिशंस हैं बच्चे यहाँ पे जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इनकी पॉपुलेशन इनसे ज्यादा है। और थर्ड सबसे लास्ट कैटेगरीज में जो आते हैं वो आते हैं स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स और दी सर्वेंट्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थर्ड स्टेट डिवाइडेड था। सो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ये सोसाइटी थी। अगर हम 18 सेंचुरी की बात करेंगे तो फ्रांस 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है जो कि चर्च वाले पीपल्स होंगे, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी है जो किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स वाले पीपल्स होंगे जिनके पास टॉप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, और थर्ड में बच्चे थर्ड स्टेट आ जाता है जो कि मेजॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले एजुकेटेड जो बिग बिजनेसमैन होंगे, मर्चेंट्स होंगे, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरीज में पीजेंट्स और आर्टिशंस आ जाएंगे। अब पीजेंट्स यहाँ पे हो सकता है कि इनके पास कुछ जमीन हो तो ये अपने खेत पे काम करेंगे, और उनसे भी छोटे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स आ जाएंगे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और वो दूसरों की एग्रीकल्चर फील्ड पे यहाँ पे काम करेंगे। तो ये सोसाइटी थी यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट है उसमें कुछ रिच पीपल हैं और अदर्स पुअर पीपल्स, यानी थर्ड स्टेट भी फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। सो प्रॉब्लम क्या थी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में? प्रॉब्लम ये थी कि जो भी टैक्सेशन सिस्टम था, जो भी टैक्सेस थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स को ही पे करने थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, मींस दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस। ऑल्दो इनके पास जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन सारा जो बर्डन था बच्चे वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही था टैक्सेस का। और यही रीजन था कि टैक्सेस जो थे ना वो स्टेगनेंट हो गए थे, मींस वो आगे इंक्रीज नहीं हो सकते थे बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं एक सिस्टम बताता हूं जो है फ्यूडल सिस्टम,
जो इन स्टेट्स में काम करता था और ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा था, 13-14 सेंचुरी, जिनको हम मिडिल एजेस के नाम से जानते हैं। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या था? देखिए ज़रा, ये जो डायग्राम है इसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए। जो किंग है वो यहाँ पे कंट्री की सारी लैंड ओन करता है और लॉज बनाता है। अब किंग क्या करेगा? उसके पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए आर्मी, उसको चाहिए कमांडर्स। तो ऐसे में किंग अपना कुछ पोर्शन, जिसको हम फी बोलते थे, तो वो लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स में बांट देता था। जो यहाँ पे ये जो लॉर्ड्स हैं इनको बांट देता था। अब इसमें क्या होता था बच्चे, जब किंग नोबल्स को यहाँ पे अपने पोर्शन, अपनी लैंड के पोर्शंस में से कुछ पोर्शन दे रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में इन नोबल्स से बोलता था, एक एग्रीमेंट करता था कि जब भी मुझे सोल्जर्स और हॉर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे प्रोवाइड करवाओगे। मींस इन शॉर्ट में, आर्मी अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्रोवाइड करवाओगे, और इसके बेसिस पे मैं जो आपको सैलरी दे रहा हूँ वो क्या है? एक पीस ऑफ लैंड, जो कि आप उस पर आराम से एग्रीकल्चर करवा के आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। अब बच्चे ये जो नोबल्स हैं ये खुद काम थोड़ी ना करेंगे यहाँ पे। सो नोबल्स क्या करते थे? नोबल्स गेव सम लैंड टू दी प्रोफेशनल सोल्जर्स। जो बड़े बड़े नोबल्स थे ना, अब क्या करते थे? वो प्रोफेशनल सोल्जर्स को जमीन दे देते थे। इन रिटर्न में जो नोबल्स थे वो ये बोलते थे कि जो सोल्जर्स हैं, मैं आपको जमीन दे रहा हूँ और मैं जब भी आपसे कहूंगा फाइट करने के लिए तो आप मुझे रेडी रहोगे, और आपकी जो इनकम होगी, जो मैंने आपको जमीन ट्रांसफर की है, उसको आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए यूज करके अपनी इनकम को जनरेट करोगे। अब ये जो सोल्जर्स थे ये क्या करेंगे? ये पीजेंट्स को हायर करेंगे और एग्रीकल्चर लेबरर्स को हायर करेंगे, ताकि ये जो जमीन इनको मिली है इस पे एग्रीकल्चर हो पाए। अब इसके रिटर्न में ये पीजेंट्स को क्या देंगे? पीजेंट्स को ये कुछ प्रोटेक्शन देंगे, यानी अगर कोई भी थ्रेट होता है तो उससे वो प्रोटेक्शन देंगे कि आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। और नेक्स्ट इज, कुछ इनकम भी देंगे, आइदर वो कैश में देंगे या फिर काइंड में देंगे। कैश का मतलब है कुछ डायरेक्टली यहाँ पे पैसे दे देंगे, और काइंड का मतलब है कि जितना भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कुछ शेयर दे देंगे। सो दिस इज हाउ द फ्यूडल सिस्टम वर्क। और ये जो स्टेट्स थे यहाँ पे फ्रांस में, बहुत ही पुराने टाइम से ये सिस्टम चलता आ रहा था। अब जो नेक्स्ट टर्म है बच्चे वो है ओल्ड रिजीम और ओल्ड रिजाइम, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इसका मतलब था वो इंस्टीट्यूशंस जो फ्रांस में 1789 से पहले पावर में थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्यूडल सिस्टम जो था एक तरीके का एक सेटअप था, और ये फ्रांस में 1789 यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यहाँ पे था। तो ये सारी चीजें ओल्ड रिजीम के अंडर में यहाँ पे आएंगी। अब एक फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ द सिस्टम ऑफ द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। सो ऑलरेडी मैंने आपको ये पहले दिखा चुका हूँ, ये एक दूसरी इमेज है, लेकिन आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इसको समझने के लिए। सो बच्चे, अगर हम क्लर्जी की बात करें तो क्लर्जी जो कॉन्स्टिट्यूट करते थे वो बहुत ही कम पोर्शन करते थे, यानी अगर पिरामिड जो है, पिरामिड का जो टॉप पोर्शन है बच्चे, तो उसमें, अब ये जो नंबर है प्लीज इसको याद मत करना, एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है यहाँ पे, ठीक है। सो कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं? सो 1,30,000 जो पीपल्स थे वो चर्च से रिलेटेड थे बच्चे, यहाँ पे वो लॉज बनाते थे, वो कोर्ट्स में जजेस होते थे, और यहाँ पे सर उनको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, वो थी नोबिलिटी। सो यहाँ पे इस टाइप के पीपल्स थे, 1,20,000 से लेकर 3,50,000 पीपल्स थे बच्चे यहाँ पे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स थे, लेडीज थे, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशल लॉ ट्रीटमेंट था इनके पास, इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, और मिलिट्री सर्विस यहाँ से ही आती थी। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेट पे, जो कि 27 मिलियन पीपल्स थे। 27 मिलियन और 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो 27 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 270 लाख पीपल्स जो थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। और सबसे ज्यादा टैक्सेशन का बर्डन, यानी पूरा टैक्सेशन का बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट पे ही था। एक और इमेज को समझते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, हम जो पॉपुलेशन है वो भी टोटल 100 है, और हमारे पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है, ठीक है। 100 एकर्स ऑफ लैंड है और 100 टोटल पीपल्स हैं यहाँ पे। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे। क्लर्जी तो था, वो 1% ऑफ द पीपल थे, यानी 100 में से 1% कितना होगा? 1%, यानी 1 पीपल। और इनके पास जमीन कितनी थी? 10% ऑफ द लैंड, यानी 10 एकर्स ऑफ लैंड। तो 1 पीपल के पास 10 एकर्स ऑफ लैंड। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट इज नोबल्स, तो ये 2% ऑफ द पीपल्स, 100 का 2% कितना हुआ? 2 पीपल्स। और इनके पास लैंड कितनी थी? 25 एकर्स ऑफ लैंड। यानी बच्चे, अगर हम 1 + 2 कर देंगे तो 3% पॉपुलेशन के पास जो लैंड थी वो 35 एकर्स ऑफ लैंड थी, यानी 3% पीपल्स के बाद 35% लैंड के रिसोर्सेज थे। और बाकी के जो बचे हुए थे बच्चे, 97% ऑफ द पीपल्स थे, उनके पास 65% ऑफ द लैंड थी। आप इसको एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे जो लैंड का जो पोर्शन था वो शिफ्ट था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट की तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई भी टैक्सेस को पे नहीं करते थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसी को और समझते हैं जरा बच्चे। सो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे थर्ड स्टेट में,
तो जो पीजेंट्स थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे, और इनमें से बहुत ही स्मॉल नंबर्स में जो पीपल्स थे उनके पास अपनी लैंड थी। तो बाकी क्या थे सर, बाकी वो लोग थे जो दूसरों की लैंड पे काम करते थे, जैसे अभी मैंने फ्यूडल सिस्टम के थ्रू आपको समझाया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको बहुत ही अच्छे से समझना है। 60% ऑफ द लैंड 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स सेकंड स्टेट, चर्च फर्स्ट स्टेट, और साथ ही जो थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स थे बच्चे, उन सब की मिला के 60% ऑफ द लैंड, तो ये सिर्फ 3 सेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। सर अभी तो आपने बताया था कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट 35% था, अब ये 60 कैसे हो गया, तो समझिए जरा। फर्स्ट स्टेट प्लस सेकेंड स्टेट इज इक्वल टू 35% ऑफ द लैंड। लेकिन बच्चे इसमें मैंने एड ऑन कर दिया है कि जो भी थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, तो वो 25% थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेट चर्च, सेकेंड स्टेट नोबल्स, इनकी 35% हो गई, और थर्ड स्टेट के जितने भी रिच मेंबर्स थे यहाँ पे, दैट इज 25% उनका हो गया, तो टोटल 60% ऑफ द लैंड सिर्फ और सिर्फ इनके पास थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेट्स के, चाहे वो चर्च हो या पे नोबल्स हो, इनके पास प्रिविलेजेस थे, और ये जो प्रिविलेजेस थी ना, ये बेस्ड ऑन बर्थ थे। व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जांपल अगर कोई ए मेंबर जो है वो आइदर फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसके पास ये प्रिविलेज है कि वो कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेगा। अब इसी फैमिली में कोई भी और यहाँ पे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, उनके यहाँ पे बेबीज हो गए, वो बड़े हो गए, तो सेम चीज इनको पास ऑन हो जाएगी, यानी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ की। अगर आप फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में आपने बर्थ लिया है, तो बस आपके बर्थ लेने से ही यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे जो प्रिविलेजेस थे दैट वाज बेस्ड ऑन दी बर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो ये था कि आपको कोई भी स्टेट को टैक्सेस नहीं देने थे, वेरियस अदर प्रिविलेजेस थे। उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि आपको स्टेट को कोई भी टैक्सेस पे नहीं करते थे यहाँ पे। साथ ही साथ जो नोबल्स थे यहाँ पे, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे बच्चे यहाँ पे, जो फ्यूडल ड्यूज मिलते थे यहाँ पे, जो वो काम करवाते थे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी फ्यूडल सिस्टम को यहाँ पे था, जो वो पीजेंट से एक्सट्रैक्ट करते थे यहाँ पे कि आप, हम प्रोटेक्शन आपको देंगे और आप हमारे लिए यहाँ पे काम करेंगे, यानी प्रोड्यूस करके देंगे। तो ये अगेन एक इमेज है जो कि ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करती है। अब हम इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अब एक बार पॉज करके इसको और चीज़ समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में कौन-कौन से लोग थे और वो क्या काम यहाँ पे करते थे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चे यहाँ पे। अब जो पीजेंट्स थे दे वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू दी लॉर्ड, यानी जो नोबल्स लॉर्ड थे फ्यूडल सिस्टम के अंडर पे, उनको क्या काम करना पड़ता था? उनको उनके घरों पे काम करना पड़ता था, फील्ड्स पे काम करना पड़ता था, उनको आर्मी में सर्व करना पड़ता था, और उनको रोड बिल्डिंग में काम करना पड़ता था बच्चे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो काम कर रहे हैं इसका पैसा मिलना चाहिए ना? नहीं बच्चे, इनको ज्यादा पैसा कुछ भी नहीं मिलता था। कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, लेकिन बाकी ज्यादा इनको पैसे नहीं मिलते थे, और यही तो प्रॉब्लम थी। यही सारा यहाँ पे जो आगे चल के जो एक तरीके से एंगर था थर्ड स्टेट का अगेंस्ट फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब यहाँ पे जो चर्च है, दैट इज जो फर्स्ट स्टेट है बच्चे, एक तो वो टैक्स दे नहीं रहा है और साथ ही साथ वो और टैक्सेस ले रहा है यहाँ पे। तो वो जो टैक्स लेता था पीजेंट से, उसका नाम था तिथे। अब ये तिथे क्या है? अ टैक्स लिवाई बाय द चर्च, जिसमें 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्रीकल्चर किया और वहां पे 10 kg हुआ, तो इसका 10% जो था वो आपको एज अ तिथे टैक्स चर्च को देना पड़ता था, यानी 1 kg यू नीड टू गिव इट टू दी चर्च। तो सर एक ही टैक्स देना पड़ता था? नहीं बच्चे, एक और टैक्स था जो आप स्टेट को देते थे, और वो कौन सा टैक्स था? वो था टेले। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो एक तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो टैक्स देते थे, तिथे किसको? चर्च को देते थे। और बाकी एक और स्टेट था टेले, वो सारे मेंबर्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लैंडलेस लेबर हो या फिर मर्चेंट हो, उसको टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को डायरेक्टली, और वो जो टैक्स था उसका नाम था टेले। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो तिथे टैक्स है वो चर्च लिवाइव करता था और वो पीजेंट्स को देना पड़ता था यहाँ पे, और जो यहाँ पे टेले टैक्स था वो सारे थर्ड स्टेट्स के मेंबर को पे करना पड़ता था बच्चे, और ये डायरेक्टली स्टेट को पे करना पड़ता था। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स हुआ। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो आप कोई भी आर्टिकल पे लगाते हो, जो आप कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, तो इस टाइप के टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे पीपल्स को, जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे यहाँ पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जितना भी बर्डन था यहाँ पे टैक्सिंग एक्टिविटीज का, बच्चे फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, वो सब
जो था वो थर्ड स्टेट को अलोन बॉर्न करना पड़ता था, यानी जितना भी टैक्सेस का बर्डन था वो सिर्फ थर्ड स्टेट्स पे था। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स, उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था और वो उनका प्रिविलेज था जो उनको बर्थ से मिला हुआ था। अब कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे। अब वैसे तो ऑलरेडी मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको सारे एक ही जगह लिख दिए। लिवरे ये क्या है? सर ये फ्रांस की करेंसी थी 1794 तक, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। जैसे 2000 के नोट्स थे ना, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ऐसे ही 1794 में इस करेंसी यानी लिवरे को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। क्लर्जी सर वो पीपल जो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन चर्च में परफॉर्म करेंगे। ते थे सर टैक्स जो कि चर्च लगाता था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पीजेंट्स को देना पड़ता था। टेले सर वो डायरेक्टली टू दी स्टेट्स आपको पे करना पड़ता था। सो अब बच्चे एक नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कार्टून बेस यहाँ पे है। अब ये डायरेक्टली कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या है बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में आपको दे दिया कार्टून बेस क्वेश्चंस और आपसे पूछा कि क्या इन्फॉर्मेशन ये डिपिक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है स्पाइडर एंड द फ्लाई। आपको पता है स्पाइडर ना अपना वेब बनाता है और वो वेब इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई भी उसमें अगर फंस जाए, कोई फ्लाई या फिर कोई भी जो यहाँ पे प्रे है उसका फंस जाए, तो वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही और ज़्यादा यहाँ पे फंसता चला जाता है। तो यहाँ पे कितने थोड़ा सा देखते हैं कि जो भी एक एलिमेंट दे रखा है उसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लो। अब ये जो एक पुअर पर्सन आ रहा है बच्चे यहाँ पे, उसके हाथ में जितना भी फ्रूट्स है, पैसे है, वो सब लेके आ रहा है अपने लॉर्ड्स को देने के लिए। और ये जो कंडीशन है उसकी बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है, बहुत ही पुअर है, उसने खाना नहीं खाया, उसके पास कहाँ से वो ला रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है। फैट लॉर्ड जो है, फैट लॉर्ड इन द सेंस उसको कोई भी ये मतलब नहीं है कि वो कितना पुअर है, क्या उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है, क्या है, कोई भी उससे सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बच्चे, इसका अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड पीजेंट्स द फ्लाई। तो पीजेंट जो था, सिंपली अगर हम बात करेंगे तो वो ये फ्लाई है, ये जो यहाँ पे एक वेब है उसमें फंसता हुआ चला आ रहा है, और जो नोबल है वो स्पाइडर है, स्पाइडर वेब। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो नोबल्स थे वो अपनी सोसाइटी यानी जो स्टेट्स पे, थर्ड स्टेट्स पे इस तरीके से कंट्रोल करते थे कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता था वो सभी चीज़ें उनके पास चली आती थी और पीजेंट्स के पास कुछ भी नहीं बचता था, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो एक्सट्रीम पोवर्टी में यहाँ पे बीती थी। आप ये देख रहे होगे, ये जो पोर्शन है फुल ऑफ ग्रेन्स। द मोर द डेवल हैज द मोर ही वॉन्ट्स, कि जितना ज़्यादा लोगों के पास होता है उतना ही ज़्यादा ग्रीड उनका बढ़ता जाता है। तो यही प्रॉब्लम थी बच्चे जो फाइनली यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में निकली, क्योंकि हर एक लोगों का, पर्सन का एक टॉलरेशन लेवल होता है, जब वो रीच हो जाता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर वो रिवॉल्ट को स्टार्ट कर देते हैं। जब उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये बच्चे, ये जो एक पूरी फिगर थी जिसका नाम था स्पाइडर एंड द फ्लाई, अब कोई भी अगर आ जाता है तो आप इजिली उसको टैकल कर पाएंगे।